आज हम लोगों ने बात करनी है इनपुट फील्ड्स के बारे में। इनपुट फील्ड्स का मतलब है फॉर्म, आसान सी चीज़ है। इनपुट फील्ड्स आपके पास वो फील्ड्स कहलाती हैं जो आपके फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती हैं। हमारे पास अक्सर देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होते हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म हो सकता है, लॉगिन का फॉर्म हो सकता है, साइन अप का फॉर्म हो सकता है। फॉर्म तो किसी भी तरीके का बन सकता है, वो तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि आप किस तरीके का फॉर्म बनाना चाहते हो। फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह जो आपसे मालूम करते हैं, उन फील्ड्स को इनपुट फील्ड्स कहते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। बस फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले जो आपके पास यूज़ होता है पेयर टैग फॉर्म। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि फॉर्म के दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके के फॉर्म होते हैं आसान लफ्ज़ों में। ठीक हो गया। गेट और पोस्ट एट्रीब्यूट है, बेसिकली मेथड है। मतलब वही है कि फॉर्म आपके पास दो तरीके के होते हैं। एक तरीके का आपके पास फॉर्म होता है गेट का, और एक आपके पास फॉर्म होता है पोस्ट का। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास फॉर्म होता है, आप अगर ये एट्रीब्यूट नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म चलता है वो चलता है गेट के मुताबिक। ठीक हो गया। और अगर आप उसका मेथड चेंज करना चाहते हो गेट से पोस्ट पर, तो आपको लाजमी लिखना पड़ेगा मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है पोस्ट। हम लोग जितने भी फॉर्म्स बनते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर, सब लोग पोस्ट के थ्रू चल रहे होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है बात कर लेते हैं उसके बारे में। सिक्योर सबसे ज़्यादा है मेथड पोस्ट का। बाय डिफ़ॉल्ट आप लिखो ना लिखो, आपका जो मेथड रहता है वो गेट रहता है। लिख भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो मेथड के अंदर वैल्यू है गेट और पोस्ट, वो आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, वो कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे वैल्यू पर। ठीक हो गया। अब आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, उसके ऊपर आपने यूज़र से उसका नाम पूछा, ईमेल पूछा, पासवर्ड पूछा, एड्रेस पूछ लिया मिसाल के तौर पर, ज़्यादा से ज़्यादा CNIC पूछ लिया, और लास्ट के अंदर आपके पास एक सबमिट का बटन दिया हुआ होता है। जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो डेटा सबमिट हो जाता है। ठीक हो गया। अब आपने मेथड नहीं लिखा तो भी गेट है, लिख भी दिया मेथड इक्वल टू गेट तो भी एक ही बात है। एक यूज़र आपके उस फॉर्म पे आके अपना नाम लिखेगा, ईमेल लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, CNIC एड्रेस वगैरह लिखेगा। लिखने के बाद जैसे ही यूज़र सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो जितना भी डेटा उसने फिल किया है आपके फॉर्म के ऊपर, वो सारा का सारा डेटा सर्वर के अंदर जाएगा आपके वेबसाइट के URL के साथ अटैच होकर। ठीक हो गया। जो कि एक सिक्योर चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने URL को क्रैक किया तो पूरा का पूरा डेटा उस बंदे के सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। ये है बस सीन। यहाँ पर इसके अंदर PHP की फाइल्स नहीं है, वरना मैं प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। लैपटॉप दूसरा ही है। ठीक, खैर। तो जैसे ही आपके पास, जब आपके पास मेथड गेट होता है, तो जब आप फॉर्म सबमिट करते हो सारा का सारा डेटा आपकी URL के थ्रू सर्वर के अंदर जाता है, अटैच होकर आपकी URL के साथ। जो कि सिक्योर नहीं है तो सिक्योर नहीं है, तो हमें तो हमेशा जो काम करना है वो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए करना है। तो उसके लिए आपके पास फॉर्म का मेथड आता है पोस्ट। अब आपने मेथड यूज़ किया पोस्ट का, अब यूज़र आके आपके फॉर्म के ऊपर डेटा को फिल करेगा। फिल करने के बाद जैसे वो सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो डेटा अब URL के साथ अटैच होकर नहीं जाएगा। अब आपका डेटा आपके पेज की बॉडी के थ्रू ट्रेवल करेगा, मतलब बॉडी से उठेगा और सर्वर के अंदर जाके वो पेस्ट हो जाएगा। मतलब URL के ऊपर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा उस सबमिट का। ठीक हो गया। ये फ़ायदा होता है पोस्ट यूज़ करने का कि URL के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो चाहे URL के साथ कितनी भी छेड़ी छड़ी कर ले थर्ड पार्टी, हमारा डेटा सिक्योर होता है। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो।
ठीक है भाई, हमारे पास फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स यूज़ होती हैं। इनपुट फील्ड्स वही फील्ड्स होती हैं जिनके अंदर एक यूज़र डेटा को फिल करता है। सबसे पहले सबसे पहले चीज़, जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं सबके सब अनपेयर्ड टैग्स होते हैं। ठीक हो गया। फॉर्म सिर्फ पेयर्ड होता है, इनपुट फील्ड सारी की सारी अनपेयर्ड होती हैं। तो अनपेयर्ड टैग इनपुट, इनपुट नाम है टैग का, जिसके अंदर यूज़र डेटा अपना प्लेस करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास जो इनपुट आता है वो आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट इनपुट वो इनपुट होता है जिसके अंदर नॉर्मली एक यूज़र अपना नाम प्लेस करता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है। ठीक हो गया। फुल नेम भले जो भी आप रखना चाहते हो अपने मुताबिक, डिज़ाइन के मुताबिक। सेव किया इतने में। सेव करने के बाद यहाँ पर आके रिफ़्रेश करोगे, इनपुट फील्ड आ गई। इसके अंदर आप जो भी डेटा रखना चाहो वो लिख सकते हो, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अक्सर फॉर्म्स के ऊपर देखी होगी कि ये तो इनपुट फील्ड बन गई, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट काम कर रही है, लिख भी परफेक्ट रही है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अपने यूज़र की आसानी के लिए, यूज़र इंटरफेस के लिए, जब भी हम कोई इनपुट फील्ड बनाते हैं तो उसके ऊपर नीचे इधर उधर कोई ऐसी चीज़ हम लोगों को प्लेस करनी पड़ती है जिससे ये चीज़ पता चले कि एक यूज़र को इस इनपुट फील्ड में लिखना क्या है। मतलब नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, क्या लिखना है। ठीक। तो यूज़र को हिंट देने के लिए हमारे पास फॉर्म में दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है लेबल टैग। लेबल एक पेयर टैग होता है और लेबल का काम होता है लेबल। अगर आप फॉर्म, हम लोगों ने हेडिंग के टैग्स पढ़े, वो नॉर्मल हेडिंग के टैग्स हैं। अगर आपको फॉर्म के अंदर हेडिंग चाहिए तो उसके लिए आप लेबल का टैग इस्तेमाल करते हो। ठीक हो गया। तो लेबल का टैग यहाँ पर हमने यूज़ किया। लेबल टैग के बाद हमने अपनी इनपुट फील्ड रखी है, सेव किया इतने में। लेबल टैग के अंदर मैंने नेम लिखा है। ठीक है, यूज़र की आसानी के लिए कि नेम लिखना है आगे आने वाली इनपुट फील्ड में। ठीक हो गया। लेबल इसलिए यूज़ होता है आपके पास। ठीक हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ये एक तरीका था हिंट का कि यूज़र को लिखना क्या है इस इनपुट फील्ड के अंदर। दूसरा आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो तरीका है वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर आप वो टेक्स्ट लिखते हो जो आप प्रिंट करना चाहते हो अपने इंटरफेस के ऊपर। तो मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ठीक हो गया, सेव किया। ये होता है प्लेस होल्डर। ठीक हो गया। नेम आपके पास, सॉरी लेबल आपके पास इनपुट फील्ड के बाहर आता है और प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, उस इनपुट फील्ड के ऊपर यूज़ होता है। और प्लेस होल्डर जब आप यूज़ करते हो तो वो टेक्स्ट जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है लिखा हुआ है एंटर योर नेम, ये उस वक्त तक नज़र आता है एक यूज़र को जब तक इनपुट फील्ड खाली है। जैसे ही आपने इनपुट फील्ड में एक वर्ड भी लिखा, एक कैरेक्टर भी लिखा, तो ये ख़त्म, गायब। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अभी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैंने एक कुछ भी कैरेक्टर प्रिंट किया, ख़त्म। क्योंकि वो हिंट दे रहा है बस कि आप नाम लिखो। जैसे ही आपने कुछ लिखना शुरू किया वो ख़त्म। अब आपका लिखा हुआ जो भी आप लिख रहे हो वो प्रिंट होकर नज़र आएगा। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। सही है, नज़र आ रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है भाई, नहीं पूछना इसमें से कुछ। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि यहाँ पर मैंने इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक किया। इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ, टाइप करना शुरू करता हूँ और मैं टाइप करता जा रहा हूँ और वो टाइप होता जा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और जब तक मैं लिखता जाऊँगा वो चलता जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हम यहाँ पर यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कि एक यूज़र, एक नॉर्मल बंदा इस इनपुट फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैरेक्टर लिख सकता है बस। ठीक हो गया? तो इस रिस्ट्रिक्शन के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट आता है, मैक्स लेंथ, और वैल्यू में बताओगे कितनी लेंथ, कितने कैरेक्टर, मिसाल के तौर पर 10। सेव किया, अभी तक हम जो लिखते जा रहे थे वो लिखता चला जा रहा था, अब करते हैं रिफ्रेश, अब कुछ लिखते हैं इस पर, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप इसमें जो भी कैरेक्टर लिख रहे हो वो काउंट होता है इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो अगर आपने स्पेस भी दिया है तो वो भी एक कैरेक्टर काउंट होगा। ठीक हो गया? सिंपल। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भैया। एक और इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट रखा है इसका, और इसके अंदर आपको बताना है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है वैल्यू। अक्सर आप लोगों ने ऐसी फॉर्म्स देखे होंगे, मिसाल के तौर पर हम एज्यूम करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, वो पाकिस्तान के अंदर है और वो एडमिशन देती है पाकिस्तानियों को भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो रहते हैं। ठीक हो गया? नेशनल एडमिशन भी है, इंटरनेशनल एडमिशन भी है। ठीक। अब जब आप उसके एडमिशन का फॉर्म फिल करने के लिए जाओगे उसकी वेबसाइट पर या जहाँ पर भी उसने रखा हुआ है फॉर्म को, तो उसके अंदर एक फील्ड आपको लाजमी देखने को मिलेगी जिस पे लिखा होगा नेशनैलिटी, जो कि आपसे पूछी जाती है कि आप पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहाँ के हो। ठीक। उस इनपुट फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू लिखी हुई होती है, और वो वैल्यू होती है जिस कंट्री के अंदर वो यूनिवर्सिटी है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी अगर पाकिस्तान की है तो उस नेशनलिटी वाले इनपुट फील्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान लिखा हुआ होगा। अब आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप पाकिस्तान को कट करोगे और अपनी कंट्री का नाम लिख दोगे, जो भी अभी कंट्री का नाम। ठीक। तो अपने फॉर्म की इनपुट फील्ड्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है वैल्यू, और इस वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू में आप वो टेक्स्ट लिखोगे जो आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करना चाहते हो इनपुट फील्ड के अंदर। मिसाल के तौर पर वही लिख देते हैं। ठीक हो गया? सेव किया, अब ये है प्लेस होल्डर और ये है वैल्यू। दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और मैं कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह है कि आपके पास प्लेस होल्डर टेक्स्ट एक हिंट है। ठीक। जब तक आप कुछ लिखोगे नहीं तब तक वो सिलेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास हमने नेशनलिटी लिखी है वो एक प्लेस होल्डर नहीं है, वो एक वैल्यू है। तो ये बाकायदा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फील्ड में। तो जब आप इसको कंट्रोल A करोगे तो सिलेक्ट होगा। कट करो, अपनी मर्ज़ी का कंट्री लिखो, सबमिट करो, तो सबमिट करते वक्त जो आपने वैल्यू लिखी है वो वैल्यू सर्वर के अंदर स्टोर होती है। अगर आपने यहाँ पर आप पाकिस्तान से ही हो तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, नेशनलिटी पाकिस्तान चली जाएगी। बिल्कुल। ये यूज़र की आसानी के लिए होता है कि जो यूनिवर्सिटी को पता है कि भाई इस कंट्री के अंदर मेरी यूनिवर्सिटी है, तो मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो यही से होंगे, बहुत कम ऐसा होगा जो फॉरेन हो, तो डिफ़ॉल्ट। ठीक। उनको कोई मेहनत करने की इस फील्ड में ज़रूरत नहीं है। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, नेशनलिटी सबमिट हो जाएगी, पाकिस्तान, ख़त्म कहानी। ठीक हो गया? डन हो गया? कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई।
इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद आपके पास फील्ड आती है इनपुट टाइप ईमेल, और प्लेस होल्डर यहाँ पर भी प्लेस कर रहे हैं, एंटर योर ईमेल। सेव किया और रिफ्रेश किया, ठीक हो गया। अब फर्स्ट वाली है नेम लिखने के लिए, सेकंड वाली है डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेसेसिटी वगैरह के लिए, और आपके पास थर्ड वाली जो इनपुट फील्ड है वो आपके पास है ईमेल लिखने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो जो आपकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट वो इनपुट फील्ड्स होती हैं जिनके अंदर आप हर कैरेक्टर लिख सकते हो। हर कैरेक्टर का मतलब स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर्स भी लिख सकते हो, नंबर्स भी लिख सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर ओहो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो एक स्मॉल लिख दिया, एक कैपिटल लिख दिया, नंबर भी लिख दिया, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख दिए, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। तो मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर आप तमाम चीज़ें लिख सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी है इनपुट टाइप ईमेल में, क्योंकि ईमेल में तो लाजमी सी बात है स्पेशल कैरेक्टर एक ना एक आता है @gmail.com, तो स्पेशल कैरेक्टर्स मस्ट आएंगे। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? वहाँ पर भी मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं सब कुछ लिख पा रहा हूँ, डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं दोनों के अंदर। तो फिर मैंने इसको इनपुट टाइप ईमेल क्यों कहा, इसको मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट ही कर देता। क्या लगता है? नहीं क्या हुआ? समझ में आवाज़ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो इनपुट फील्ड है जिसको मैंने नेम के लिए यूज़ किया है, उसमें मैं हर कैरेक्टर लिख पा रहा हूँ, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ। सेम चीज़ ईमेल में भी लिख पा रहा हूँ, तो फ़र्क क्या हुआ? मैं उसको ईमेल भी तो लिख सकता था, मैं इसको टेक्स्ट में तो लिख सकता था इनपुट टाइप। इसको मैंने ईमेल क्यों लिखा, उसको मैंने टेक्स्ट क्यों लिखा? और कोई कुछ कहना चाहे? ओके ठीक है, और कोई भाई कुछ कहना चाहे? एरर वाला जो पंगा है ना वो आपके पास आता है बैकएंड के थ्रू। बैकएंड की लैंग्वेजेस जब आप लिखते हो, बैकएंड की लैंग्वेजेस जावास्क्रिप्ट, PHP के थ्रू जब आप इनपुट फील्ड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हो तब आता है। खैर डिफ़ॉल्ट में ये डिफरेंस है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर आपने लिखा है तो उसमें आपने नाम लिखा, भले आपने उसके अंदर स्मॉल लेटर्स में लिखा है नाम, कैपिटल लेटर में लिखा है, भले आपने उसमें नंबर यूज़ किया है, भले आपने उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है, आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, नाम सबमिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। भले आपने मतलब आपने मिसाल के तौर पर स्मॉल लेटर में नाम लिख दिया, सबमिट हो जाएगा, आपने कैपिटल लेटर में लिखा, सबमिट हो जाएगा, आपने स्मॉल लेटर में लिखा, नंबर के साथ लिखा, सबमिट हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए नहीं किए, सबमिट हो जाएगा। लेकिन जब आप इनको ईमेल लिखते हो इनपुट टाइप ईमेल में, जब तक आप इनपुट टाइप ईमेल में @ का साइन नहीं बनाओगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक हो गया। ये डिफरेंस है दोनों के। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। तो इन ईमेल हम लोग पिक करना चाहते हैं जब यूज़र से, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप ईमेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ईमेल के बाद आपके पास आता है और पासवर्ड के लिए आपके पास आता है इनपुट टाइप पासवर्ड। सेव किया, ठीक है। ये है इनपुट टाइप पासवर्ड तक का, मतलब डॉट्स में रिप्रेजेंट करता है जो भी आपने कैरेक्टर लिखा है।
कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना, आगे बढ़े। पासवर्ड के बाद आपके पास आता है इनपुट टाइप। नंबर, इनपुट टाइप नंबर यूज होता है क्वांटिटी के लिए, मतलब समझा देता हूँ मैं। सेव करके सेव किया यहाँ पर और रिफ्रेश किया, एंटर योर क्वांटिटी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो किसी वेबसाइट से, तो साइट के अंदर छोटा सा एक इनपुट फील्ड आ रही होती है जिसके अंदर आप लिखते हो कि आपको कितने प्रोडक्ट चाहिए, 1 2 3 4 5 जितने भी है। तो वो इनपुट फील्ड इनपुट टाइप नंबर से बनती है। जब आप इस पर कर्सर लाते हो तो यहाँ पर 2 एरोज भी दिए जाते हैं आपको, एरो अप एरो डाउन। आप करोगे इंक्रीमेंट होगा, डाउन पे क्लिक करोगे डिक्रीमेंट होगा। आप अपनी मर्जी की वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया। तो ये है इनपुट टाइप नंबर, क्वांटिटी के लिए यूज होता है मोस्टली। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। किसी यूज़र का फ़ोन नंबर पिक करना चाहते हो तो उसके लिए इनपुट टाइप टैग टेलीफोन और एंटर योर फ़ोन नंबर। सेव किया, रिफ्रेश किया और इसमें आप जो भी नंबर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि इनपुट टाइप टेल में आप कैरेक्टर भी लिख सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों को मोस्टली +92 भी लिखना पड़ सकता है। ठीक हो गया। इसलिए कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है बहुत कम, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर यूज़ होने वाला इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप कलर। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये है इनपुट टाइप कलर। यूज़ होता है कलर पिक करने के लिए फॉर्म टैग के ऊपर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा ये कलर पिकर ओपन करता है और यहाँ पर आप जो भी कलर चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आप कलर सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पर ही आपको बताएगा। यहाँ पर RGB बता रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हेक्सा कोड भी बताता है। यहाँ पर हर कलर का ये हेक्सा कोड होता है, बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। यूनिक कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है हेक्सा कोड। ठीक हो गया। जो भी आप कलर सिलेक्ट करोगे उसका हेक्सा कोड बता देगा। ठीक हो गया। ना होने के बराबर यूज़ होने वाला इनपुट फील्ड। लेकिन जब ये यूज़ ही नहीं होता तो बनाया क्यों, सवाल ही। इनपुट टाइप कलर मोस्टली यूज़ होता है सेंसिटिव फॉर्म्स के ऊपर, अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो। उसमें ये होता है कि आप बैकएंड के थ्रू, मतलब PHP के थ्रू फॉर्म के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि जब तक कोई यूज़र फलाना कलर सिलेक्ट ना करे तो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस के लिए आपके पास ये यूज़ होता है, अदरवाइज कोई काम नहीं है। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो इतना। इनपुट टाइप कलर के बाद आपके पास आता है डेट, कैलेंडर, मतलब जो भी कह लो। सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस पे कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करोगे तो
पूरा ड्रॉप डाउन नीचे खुल जाएगा। कोई भी डेट जो आप सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म्स के ऊपर मोस्टली आपके पास डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। आप अगर एरो अप पे क्लिक करोगे तो ये अगस्त से पीछे की तरफ जाएगा, अगर एरो डाउन पे क्लिक करोगे तो ये अगस्त से आगे की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। जो भी यहाँ पर क्लिक करोगे ईयर खुल जाएगा, मंथ खुल जाएगा, यहाँ से भी आप जो भी चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना तो अपनी मर्ज़ी से लिख भी सकते हो। बस ये चीज़ जहन में रखना कि पहले आप जो लिखोगे वो मंथ है, फिर जो आप लिखोगे वो डेट है, मतलब दिन आज का या वो जो भी दिन होगा, और उसके बाद ईयर। ये फॉर्मेट है डेट लिखने का। बस अगर आप लिखना चाहते हो खुद से, अगर खुद से नहीं लिखना तो फिर यहाँ से एरो पे आइकन पे क्लिक करके डेट सेलेक्ट भी कर सकते हो, वो डेटा चाहिए बस। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। सरकाश ठीक, डेट के बाद आपके पास आता है टाइम। सेव किया, ये टाइम, फर्स्ट मिनट्स, दूसरी इनपुट फील्ड नहीं सॉरी गलत की दिया मैंने, फर्स्ट आर, सेकंड मिनट्स, और थर्ड वाली जो आपके पास है वो है एएम या पीएम। ठीक हो गया। अगर सेम चीज़ लिखना नहीं है तो आइकन पे क्लिक करोगे पूरी क्लॉक नीचे खुल जाएगी। ठीक, पहला जो सिलेक्ट करोगे वो फर्स्ट में जाएगा, दूसरा जो सिलेक्ट करोगे वो सेकंड में, तीसरा जो सिलेक्ट करोगे थर्ड में जाएगा। ठीक, तो आर जो भी है, मिनट जो भी है, एएम या पीएम में सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, वरना आप खुद से लिख भी सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आ जाओ भाई एक चीज़ पर जिसे डेवलपमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं चेक बॉक्स, और एक से ज़्यादा प्रिंट कर रहा हूँ, 4 प्रिंट कर दिए मिसाल के तौर पर। सेव किया। चेक बॉक्स कहते हैं डेवलपमेंट की लैंग्वेज में ब्लू टिक को। ठीक है, जो आप लोगों ने मोस्टली वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस फलाना टिमाका। ठीक, वो ब्लू टिक जो होता है उसे आप चेक बॉक्स कहते हो डेवलपमेंट की लैंग्वेज के अंदर। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये आ गया आपके चेक बॉक्स, चेक, टिक या अनटिक जो भी है। ठीक हो गया। जब आप इस पर टिक करते हो तो सबमिट का बटन ओपन हो जाता है और आप सबमिट कर सकते हो फॉर्म पे। जब तक आप इस पर टिक नहीं करते सबमिट का बटन एक्टिवेट नहीं होता। वो सब चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती हैं वो बैक एंड के थ्रू लगी हुई होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म जो है वो नॉर्मल फॉर्म ही बनता है। रिस्ट्रिक्शंस हम लोग जावास्क्रिप्ट PHP वगैरह को यूज़ करते हुए लगाते हैं खुद से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि हमें क्या रिस्ट्रिक्शन चाहिए, ये पता है। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, चेक बॉक्स के बाद आपके पास आता है रेडियो। दो चीज़ें होती हैं फॉर्म के ऊपर, एक होता है चेक बॉक्स और एक होता है रेडियो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सेव किया इतने में और रिफ्रेश किया, ये है चेक बॉक्स और ये है रेडियो। ठीक हो गया। दोनों में एक तो इंटरफेस का डिफरेंस है दोनों अलग अलग तरीके के। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि चेक बॉक्स मल्टीपल ऑप्शंस के लिए कभी भी यूज़ नहीं हो सकता। रेडियो बटन मल्टीपल ऑप्शंस के लिए सिलेक्ट हो सकता है। मतलब आपने देखा होगा मोस्टली जो आपके पास जो डिजिटल पेपर होते हैं उसके अंदर MCQs होते हैं। MCQs में से 4 या 5 जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, तो वो ऑप्शंस होते हैं। ठीक हो गया। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है, तो 5 में से एक सिलेक्ट करना है। ये वाली रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन चेक बॉक्स में नहीं लग सकती, रेडियो बटन में लग सकती। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक हो गया। चेक बॉक्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जब आपने 3 कंडीशन बनाई है, तीनों को टिक करवाना है यूज़र से।
तो आप चेक बॉक्स यूज़ करो। आपने 3 बनाई है, 3 में से कोई एक सिलेक्ट करवाना चाहते हो तो आप रेडियो बटन का यूज़ करते हो। ठीक हो गया? दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पर हमें 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट आता है नेम का, और यहाँ पर कुछ भी एक नेम देते हो आप रेडियो बटन को, मिसाल के तौर पर ABC। सेम नेम, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। अब हमने नेम पास करके रेडियो बटन के ऊपर कंडीशन लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि चारों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा। सेव किया, अभी चारों सिलेक्ट हो रहे थे, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, सही है। बस इतना सा। ये वाला काम आप चेक बॉक्स में नहीं कर सकते। क्या वापस पूछना? ठीक है, नेम या चेंज कर देते हैं, XYZ कर देते हैं। कॉपी, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है भाई, सिंपल। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। रेडियो बटन आपने मोस्टली यूज़ हुआ हुआ देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो कोई मसला नहीं है, आज जाके देख लेना। फेसबुक का जो आपके पास लॉगिन पेज है उसके ऊपर जाओगे तो नीचे एक आपके पास बटन दिया हुआ होता है, क्रिएट न्यू अकाउंट टाइप, नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो जब आपसे वो फॉर्म पूछता है तो फॉर्म के ऊपर एक आपके पास सबसे आई थिंक सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट ऑप्शन आता है जेंडर का। जेंडर के ऊपर फेसबुक ने रेडियो बटन यूज़ किया है। ठीक हो गया? अगर नहीं भी देखेगा भी तो देख लेना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया? कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेशनलिटी के लिए आपने हम लोगों ने बात की कि आपके पास ऊपर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है जिसके ऊपर आप नेशनलिटी लिखते हो, वो इनपुट फील्ड के ऊपर नेशनलिटी लिखी भी आ जाती है। नेशनलिटी के लिए आजकल एक और चीज़ यूज़ हो रही है आपके पास जिसे कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स। जब आप उस पर क्लिक करते हो मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होते हैं, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हो उसके अंदर से, उसे सिलेक्ट बॉक्स कहते हैं। ठीक, तो सिलेक्ट बॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिलेक्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए फॉर्म के अंदर, फॉर्म का ही पार्ट है, ठीक है। सिलेक्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए पेयर टैग बनता है सिलेक्ट, और इसके अंदर आप जो नंबर ऑफ आइटम्स रखना चाहते हो, जितने कंट्रीज प्लेस करना चाहते हो अपने ड्रॉप डाउन के ऊपर, जिनमें से कोई एक यूज़र सेलेक्ट करेगा, उसको क्रिएट करने के लिए, जैसे कि वही वाला सीन था यूएल हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस करने के लिए एलआई का टैग था। सिलेक्ट बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस करने के लिए आपके पास पेयर टैग आता है ऑप्शन का, और ऑप्शन टैग के बीच में आप वो टेक्स्ट लिखोगे जो आपको ब्राउज़र के ऊपर नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर सेव किया, एक सिलेक्ट बॉक्स बनाया, उसके अंदर 3 ऑप्शंस रखे, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, सिलेक्ट बॉक्स बना हुआ कि आप इस पर क्लिक करोगे अपनी मर्जी का कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? जो भी सिलेक्ट बॉक्स के बारे में एक बात जहन में रखना कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ आता है वो सिलेक्ट हुआ हुआ आता है जो आपने पहला ऑप्शन लिखा है, पहला ऑप्शन का टैग, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ आता है, ठीक। लेकिन मोस्टली हम लोग जो सिलेक्ट टैग बनाते हैं उसके ऊपर एक हिंट देते हैं कि आप इस सिलेक्ट बॉक्स के ऊपर क्या काम कर सकते हो, क्या चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। तो हिंट देने के लिए पहला ऑप्शन टैग बनता है और इस ऑप्शन टैग के ऊपर आप लिखते हो सेव। ठीक हो गया? कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो।
ठीक है, टेक्स्ट एरिया के बाद आपके पास आता है, सॉरी स्लैक बॉक्स के बाद आपके पास आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मैसेज जिसमें हम लिखते हैं मोस्टली, वो वाली इनपुट फील्ड। सेव किया, कुछ भी नहीं लिखा, कोई हिंट वगैरह भी नहीं दी, जिसमें आप अपनी क्यूरी लिखते हो, मैसेज लिखते हो, जो भी है। ठीक हो गया, ये कहलाता है टेक्स्ट एरिया। प्लेस होल्डर यूज़ करना चाहो कर सकते हो, यूज़र को बताने के लिए, समझाने के लिए कि आप लिखना क्या है। मोस्टली मैसेज के लिए यूज़ होता है। मैसेज के लिए यूज़ होता है, और सजेशंस के लिए यूज़ हो सकता है, फीडबैक के लिए यूज़ हो सकता है, वगैरह वगैरह। सेव किया, कमेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है। सेव, ठीक है भाई। जब आप यहाँ पर अपना लिखोगे तो प्लेस होल्डर चला जाएगा। कुछ मसला, कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना, किसी को कुछ याद आ रहा हो जो हमने फॉर्म में आप लोगों ने देखा और हम लोगों ने बात ना की हो। CNIC लेने के लिए इनपुट टाइप नंबर यूज़ हो सकता है, इनपुट टाइप टेल भी यूज़ हो सकता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट भी यूज़ हो सकता है। CNIC की बात कर रहा हूँ। एड्रेस के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ही यूज़ होता है। ठीक हो गया, सिंपल। तो लास्ट इनपुट फील्ड, सबमिट बटन। सेव किया, पूरा फॉर्म फिल करो, सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास सबमिट का ऑर्डर। हेडिंग H2 या H3, हाँ उसी के लिए तो बता रहा हूँ। हेडिंग लिखोगे, जो हमने हेडिंग के 6 टैग्स पढ़े हैं उसमें से कोई सा भी एक यूज़ करोगे, सबसे बिल्कुल टॉप पे फॉर्म टैग से भी पहले, बस इतना सा काम। ठीक हो गया, तो इनपुट टाइप सबमिट आपने लिखा, सबमिट का बटन बना हुआ आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट बटन के ऊपर लिखा हुआ आता है सबमिट। अब हम सबमिट नहीं लिखना चाहते, हम चाहते हैं बटन के ऊपर हमारी मर्जी का टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए। उसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है वैल्यू, और वैल्यू की वैल्यू में आप वो वैल्यू दोगे जो बटन के ऊपर लिखी हुई नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर पहली बात सेंड लिखा है और दूसरी चीज़ कैपिटल लेटर्स में लिखा है। सेव किया, ठीक है भाई। कुछ मसला, कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ठीक, नहीं पूछना। इनपुट टाइप सबमिट के अलावा एक और आपके पास इनपुट फील्ड आती है, इनपुट टाइप बटन। सेव किया, सर्च कर देते हैं इसको। ठीक, दोनों के अंदर डिफरेंस है। इनपुट टाइप सबमिट जब आप यूज़ करते हो फॉर्म को सबमिट करने का काम करता है सिर्फ, और इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप सबमिट सिर्फ सबमिट करने का काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। इनपुट टाइप बटन सबमिट का काम नहीं करेगा, बाकी सारे काम करेगा। ये हो गया, ये फ़र्क होता है बस। कुछ मसला, कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। नहीं, ये आपका फॉर्म था सिंपल सा, प्रैक्टिस कर लेना। वो तो CSS मैंने बताया ना, आप एक, हाँ एक
लाइन के अंदर एक फील्ड लिखना चाहते हो तो सी एस एस से हम लोग काम लेंगे, उससे खूबसूरती बनाने वाला। अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट लिख रहे हैं तो लाइन से ही आ रहे हैं सर इनपुट फील्ड्स, बस ये फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक, थ्योरी की आपकी ऑलमोस्ट 2 क्लासेस रह गई हैं, 2 क्लासेस के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में